हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गन्स है। इससे पहले हम काफ़ी सारे सेल ऑर्गन्स को जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट थे, कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन्स जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये जो सेंट्रोसोम है, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपके दो टॉपिक कवर हो जाएंगे, एक सेंट्रोसोम और एक सेंट्रियोल। अब यहाँ पर बीएससी के एग्जामिनेशन पेपर की मैं अब बात करता हूँ तो 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल से रिलेटेड। बट अगर हम बात करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो जैसे ये सेंट्रियोल, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, यह है सेंट्रियोल का डायग्राम। इसको आपको अच्छे से समझना है क्योंकि एग्जाम पेपर में, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पेपर में आपको कई सारे इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पुट आउट किए जाते हैं। तो अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पर इसकी जो स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल की, इसको हमें अच्छे से समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी आपके सेल बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो आपको चैनल के अंदर आप जाएंगे, एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर के जितने भी सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन या इसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गन्स है वो हमने कवर किया हुआ है। डीएनए का, आरएनए का टॉपिक कवर किया हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक कवर किया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रोसोम के बारे में। दोस्तों, सेंट्रोसोम वर्ड को अगर आप स्प्लिट करें, इसको 2 भागों में तोड़ें, तो आपको 2 वर्ड्स निकल कर आएंगे, सेंटर और सोम। सेंटर मतलब कोई चीज़ केंद्र में है, जैसे ये एक सेल ऑर्गन्स है, तो सेल ऑर्गन्स के सेंटर में ये जो सेल ऑर्गन है, ये सेल के सेंटर में पाया जाता है। अब आपको याद आ रहा होगा, मैंने न्यूक्लियस को भी यही कहा था कि न्यूक्लियस भी सेल का सेंटर कहलाता है। तो ये जो सेंट्रोसोम है, ये जस्ट न्यूक्लियस के पास पेरी न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर के नियर में ही प्रेजेंट होता है ये भी। तो इसलिए हम इसको भी बोल देते हैं सेंट्रोसोम, मतलब कि सेल का सेंटर। तो टर्म यूज़ किसने किया था सेंट्रोसोम? सबसे पहले टी बॉवेरी ने। दोस्तों, इसको इग्नोर ना करें क्योंकि एग्जाम पेपर में मैंने देखा है कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पेपर में भी साइंटिफिक का नेम पूछ लिया जाता है। तो नोट करेंगे, टी बॉवेरी ने 1888 में इसका टर्म यूज़ किया था सेंट्रोसोम। ऑक्यूरेंस कहाँ पर ही पाया जाता है दोस्तों? ये जो है एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और कुछ जो हायर प्लांट्स होते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, इनमें ये एब्सेंट होता है, कंप्लीटली एब्सेंट। बट कुछ लोअर ग्रुप के जो प्लांट्स हैं जैसे कि एल्गी, फंजाई, मॉसेस, इनके अंदर ये कभी कभी नोट किया जाता है कि इसमें पाया जाता है, ठीक है। एल्गी, फंजाई या मॉसेस के अंदर ये पाया जाता है, रिकॉर्ड किया गया। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर यूज़ करें प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगी क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों आता है, और हम जानते हैं कि हायर प्लांट्स के अंदर ये एब्सेंट है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन को ज़्यादा बढ़ाते ना, हम यहाँ पर बढ़ाएंगे नहीं। हमको सिर्फ इतना समझना है कि एक तो सेंट्रोसोम जो होता है वो एनिमल सेल के अंदर कंप्लीटली प्रेजेंट होता है, और ये जो प्लांट सेल है, हायर प्लांट सेल जैसे कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसमें एब्सेंट होता है। बट जो लोअर प्लांट ग्रुप होते हैं जैसे कि एल्गी, फंजाई, मॉसेस, रोडोफाइसी को छोड़ दिया जाए, रोडोफाइसी जो एल्गी है उस ग्रुप को, उस क्लास को अगर आप छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितने भी एल्गी है उसमें नोट किया गया है। करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। सो सेंट्रोसोम इज ए माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर इन द एनिमल सेल। मोस्टली आप इसको, जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो इस पर्पज से देखें कि आप एनिमल सेल के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हम इस समय एनिमल सेल को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। करेक्ट। और वैसे भी हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं, एनिमल सेल का ही टॉपिक है ये। सो द सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ 2 परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन माइक्रोट्यूब्यूल्स। दोस्तों, ये जो सेंट्रोसोम होता है, एक तरीके से जैसा कि ये डायग्राम आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, इस डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से देखिए, यही है सेंट्रोसोम का डायग्राम। आपको सेल के अंदर जब आप इसको देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा जो है आपको दिखाएगा, ये कहलाएगा सेंट्रोसोम। और ये जो 2 स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है अंदर की ओर, इनको बोलते हैं दोस्तों सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल इज नथिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रोसोम। अंडरस्टैंड? मतलब सेंट्रियोल कुछ नहीं है, ये सेंट्रोसोम का ही एक पार्ट है। और एक सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई सेंट्रोसोम क्या है? तो बेसिकली हम क्या यूज़ करेंगे कि सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रोसोम, और इसके जो सराउंडेड वाला जो रीजन है, जो बाहर का जो रीजन है, इसको हम बोलेंगे सेंट्रोस्फीयर, ठीक है। क्या बोलेंगे? सेंट्रोस्फीयर। अब इस सेंट्रोस्फीयर के अंदर ये जो 2 सेंट्रियोल होते हैं दोस्तों, ये एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल बना करके एक दूसरे के जो है रहते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों जो है 90 डिग्री का एंगल बना करके इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली इसके अंदर जो है ये अब ये हमें देखना होगा कि सेंट्रियोल किस किस चीज़ का मिलकर बना होता है। हमको
एकदम बेसिक लेवल का तो हमारा क्लियर हो गया कि सेंट्रोसोम जो होता है उसमें 2 सेंट्रियोल हैं और इसके जो सराउंडेड वाला जो रीजन है वो सेंट्रोस्फीयर कहलाता है। स्फीयर का मतलब ही होता है जगह, रीजन एक, ठीक है। तो अब ये जो सेंट्रोसोम है इसको हम बोलते हैं डिप्लोसोम। अब रीज़न क्या है, डिप्लोसोम। डिप्लोसोम वर्ड को अगर आप स्प्लिट करें तो इसमें भी निकल कर आएगा डी मतलब डाई, ठीक है। डाई मतलब दो, तो सोम मतलब बॉडी, मतलब इसके अंदर भी डिप्लोसोम के अंदर, मतलब इसके ये जो वर्ड यूज़ इसलिए किया गया क्योंकि इसके अंदर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट है, 2 बॉडीज़ प्रेजेंट है, इसलिए उसका नाम डिप्लोसोम भी कहा जाता है, करेक्ट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम पेपर में सेंट्रियोल की जगह या सेंट्रोसोम की जगह सेंट्रियोल, ये जो वर्ड है डिप्लोसोम, ये टर्म यूज़ कर लिया जाता है। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन डिप्लोसोम के नाम से आए तब भी आप यही लिखेंगे, यही जो एग्जाम्पल है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो अलग अलग नाम भी आपको याद करना ज़रूरी है। तो ये जो सेंट्रियोल है सेल सेंटर होता है, और आपको याद हो कि हमने सेल डिवीज़न का भी टॉपिक कवर कर लिया है, म्यूसिस माइटोसिस का। तो आपको याद होगा कि अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन की बात भी मैंने किया था। तो वही जो सेंट्रियोल जिसकी हम बात कर रहे थे कि एक सेंट्रियोल वहीं पर प्रेजेंट होता है, दूसरा सेंट्रियोल जो होता है वो अपोजिट पोल पर पहुंच जाता है और स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं जो एस्ट्रेज होती हैं। तो उसी की बात कर रहा था, वही ये सेंट्रियोल है, कोई अलग नहीं है। जो मैंने सेल डिवीजन के अंदर बताया था वही सेंट्रियोल है, और यही स्पिंडल फॉर्मेशन का काम करता है। स्पिंडल फॉर्मेशन का काम जब होगा उससे ही जो है बीच में से जो क्रोमोसोम्स है वो ब्रेक हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, जिससे कि एक तरीके से नया न्यूक्लियस बनाने में काम करता है। तो इसके अंदर हमने देखा कि डीएनए का भी प्रेजेंट होता है, मतलब नेकेड डीएनए, और जो कि डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए भी की भी मात्रा देखी गई, और प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन तो आप जनरली आप कहेंगे ट्यूबुलिन प्रोटीन। अभी हम इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो और अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप ये भी नोट करेंगे मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे जैसे हम यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे बनाया जा सकता है। हालांकि मैं कुछ दिनों में अपलोड करने वाला हूँ कुछ एमसीक्यूज़ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के या एंट्रेंस एग्जाम के, तो वहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से पैटर्न भी पता चल जाएगा कि देखो एग्जाम पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। हो सकता है जैसे आपने कुछ ऐसे सेल ऑर्गन जो कि मेम्ब्रेन लेस है, जैसे राइबोसोम हो गया, सेंट्रियोल हो गया, ये सब मेम्ब्रेन लेस है, और एक ऐसा रख दिया जाए वहाँ पर जो कि मेम्ब्रेनिड होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो वहाँ पर आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सा सेल ऑर्गन जो है जो कि मेम्ब्रेन है, मतलब कि जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो अब यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो मेम्ब्रेन लेस या मेम्ब्रेन के बेस पर भी क्वेश्चंस एमसीक्यूज में पुट आउट किए जा सकते हैं। तो इसलिए आप इन सभी पॉइंट्स को नोट करेंगे, एक एक पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ सेंट्रियोल। दोस्तों सेल के अंदर, सेल क्या है, एक पूरी दुनिया है जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर आपको पता चलती है। तो पोजीशन, अब उस दुनिया के अंदर या सेल के अंदर पोजीशन क्या है सेंट्रियोल की, तो आप कहेंगे पेरीन्यूक्लियर है या सेल के सेंटर में पाया जाता है। साइज कितना है, 0.3 टू 0.5 मिली माइक्रोन। और उसके बाद आप देखेंगे फंक्शन क्या होता है एस्टर फॉर्मेशंस का, और साथ में स्पिंडल फॉर्मेशन भी करता है जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये अपसेंट कहाँ होता है, क्योंकि ड्यू टू द अपसेंट, इस बेस पर भी प्रेजेंटेशन और अपसेंट के बेस पर भी क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में पुट आउट किए जाते हैं। जैसे कि एक्सेप्शनल केस है कि हमने कह दिया कि जो एनिमल सेल होता है उसके अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है, बट मैच्योर मेमिलियन आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स के अंदर ये अपसेंट होता है। और ये बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गन्स हैं जो कि आरबीसी के अंदर एब्सेंट होते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंजमेंट। दोस्तों अब इसके अंदर अभी आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ कि इसके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो 9+0 का होता है। मतलब चारों तरफ आपको दिखाई देंगे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो 9 है और सेंटर में एक भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हमने 9+0 लिखा है। दोस्तों सेंट्रोसोम की साइकिल को अगर आप देखें तो इसको 3 फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक जीवन फेज, एक G2 फेज, एक माइटोटिक फेज। जीवन फेज, आपने सेल साइकिल का टॉपिक मैं कवर कर चुका हूं, तो आप आई होप आपने वो वीडियो देखा है तो समझ जाएंगे। जीवन फेज के अंदर जो सेंट्रियोल होता है उसके अंदर क्या क्या उसके अंदर परिवर्तन या चेंजेस आते हैं। वेयर द डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम इज टेक प्लेस, वहाँ पर होता है इसका डुप्लीकेशन, ठीक है। और G2 फेज के अंदर क्या होगा, वेयर द सेंट्रोसोम मैच्यूरेशन टेक प्लेस, उसके अंदर जो G2 फेज है उसके अंदर जो सेंट्रोसोम है उसका मैच्यूरेशन होता है। और माइटोटिक फेज के अंदर क्या होगा, वेयर द सेंट्रोसोम सेपरेशन टेक प्लेस, उस समय जो है सेंट्रोसोम सेपरेट होते हैं, करेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो।
सो द सेंट्रियोल को हम क्या कहेंगे, इसकी कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सेंट्रियोल एक स्मॉल होलो सिलिंड्रिकल नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि एक पेयर में पाई जाती है। ठीक है, और ये जो पेयर आपको दिखाई दे रहा है इसके चारों तरफ स्फीयर भी होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर, और ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर मिलकर के सेंट्रोसोम बनाती है। अब मैं आपको समझाता हूँ सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर, बिल्कुल ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। दोस्तों सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये इसमें सबसे पहले आप ये जो आप दिखाई दे रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसकी एक स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, अब इसकी एक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें जो है ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ट्रिपलेट में पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट का मतलब ये दोनों जो है तीनों की तीनों एक साथ जुड़े रहते हैं। अभी ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है, अभी और भी तरीके से आपको दिखाई देगा। ये लंबाई में एक तरीके से है, इस तरीके से बेलनाकार सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं, एकदम सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। करेक्ट, तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर बीच में सेंटर में जो जगह है उसको हम बोलते हैं हब। पहले आप अगर आप डायग्राम एग्जाम पेपर में जब भी बनाएं तो आप इसको, ये जो आप माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि ट्रिपलेट कंडीशन में पाए जा रहे हैं, तो इसको सबसे पहले आप बना लें। ठीक है, अब उसके बाद ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इसको पहले आप समझ लीजिए, इसको बोलेंगे हम ए, यहाँ पर ये जो ए सबट्यूब्यूल्स, ये बी सबट्यूब्यूल्स और ये सी सबट्यूब्यूल्स। क्योंकि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये भी तीन भागों में डिवाइड हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़ी हुई हैं। ए सबट्यूब्यूल्स जो कि अंदर की तरफ है, फिर उससे बाहर बी सबट्यूब्यूल्स और उसके बाहर सी सबट्यूब्यूल्स। अब दोस्तों ये जो अब इसी तरह से सभी का नोमेनक्लेचर आप कर देंगे ए बी सी, मतलब कि ए सबट्यूब्यूल्स, ठीक है, और बी सबट्यूब्यूल्स और सी सबट्यूब्यूल्स। अब यहाँ पर ये जो है ए सबट्यूब्यूल्स जो होता है वो अपने सी सब दूसरे वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो ट्रिपलेट कंडीशन में हो उसके सी सबट्यूब्यूल से जुड़ा रहता है। अब ये जो ए से सी में जुड़ रहा है या फिर यहाँ से इस सी से ए में जुड़ रहा है, इसको बोला जाता है एसी लिंकर। क्या बोलेंगे हम? एसी लिंकर, क्योंकि लिंक हो रहा है, सी ए से लिंक हो रहा है। इसी तरीके से सब में आप देखेंगे ये 9 के 9 जो ट्रिपलेट कंडीशन में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं, इनकी संख्या 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 की 9 इसी तरह से जुड़े हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, ये जो ए सबट्यूब्यूल्स है इसके जस्ट आगे की तरफ आपको दिखाई देगा एक बिल्कुल मैंने यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट किया है, इसको हम बोलते हैं एक्स बॉडी। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्स बॉडी। ये जो है डेंस मटेरियल होता है, डेंस मटेरियल का बना होता है। तो ये जो ग्रीन कलर में जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ये एक्स बॉडी है, और ये सभी ए ट्यूब्यूल्स के आगे दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये भी इनकी संख्या भी 9 हो जाएंगी। ये जो है ये जो हमारे पास इसका क्या नाम है, हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक्स बॉडी। अब ये जो एक्स बॉडी है ये डायरेक्टली कनेक्ट है हब से, आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये ए से भी कनेक्ट है, ध्यान से देखेंगे ए से भी कनेक्ट है, और ये कनेक्ट हो रहा है हब से भी, बीच में जो सेंटर में जो स्ट्रक्चर है हब, उससे भी ये कनेक्ट है। करेक्ट, और इसका नाम क्या है जो बीच में है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एक्स बॉडी से हब को लिंक कर रहा है, इसको हम बोलेंगे रेडियल स्पॉक्स, जो कि इनकी संख्या होती है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 रेडियल स्पॉक्स होते हैं जो कि एक्स बॉडी को हब से जोड़ते हैं। करेक्ट, अब और भी कुछ पॉइंट है। अब यहाँ पर इस डॉट को हमने क्या कहा, एक्स बॉडी, और ये जो ब्लू कलर की जो डॉट है इसको हम बोलेंगे वाई बॉडी। अब इसी तरीके से इन दोनों के बीच में, 2 एक्स बॉडी के बीच में एक वाई बॉडी भी होती है। ठीक है, 2 एक्स बॉडी के बीच में एक वाई बॉडी भी है, जिसको आप थोड़ा सा आगे की तरफ खींच करके लगाएंगे तभी डायग्राम अच्छे से बन पाएगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है, एकदम बैलगाड़ी के पहिए के जैसा, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, इसी को बोला जाता है कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जाम पेपर में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं सभी की सभी बातें आपके यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अभी और भी अगर आप यहाँ पर आपने देख लिया तो स्ट्रक्चर है। अभी ये जो आपको दिखाई दे रहा है वाई बॉडी, ये कनेक्ट किससे है? एसी लिंकर से, क्योंकि हमने यहाँ पर हमने इसका क्या नाम रखा था, ये जो सी सबट्यूब्यूल्स और ए सबट्यूब्यूल्स आपस में कनेक्ट है, इसको हम बोलते हैं एसी लिंकर। एसी लिंकर से कौन अटैच है? हमने देखा यहाँ पर वाई बॉडी जो होती है एसी लिंकर से अटैच है। अब यहाँ पर ये पूरी स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ बचा नहीं है, सब कुछ हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम एक्स एंड वाई कनेक्शन। अब ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास है एक्स बॉडी और ये है वाई बॉडी। ठीक है, ये वाई बॉडी है और ये एक्स बॉडी है, इनके भी बीच में कनेक्शन आप देखने को मिल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एक्स वाई कनेक्शन। तो इस तरह से ये पूरी स्ट्रक्चर बन रही है।
अब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं माइक्रोट्यूबुलर ट्रिपलेट कंडीशन में, अब इसको भी आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो आपको दिखाई देगा कि ए सब ट्यूब्यूल्स के अंदर ये जो गोल गोल कलर के आपको दिखाई, जो गोल गोल एकदम है ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर, इसके बीच में ये जो है 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, बी में 10 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं और सी में 10 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। तो इनके अंदर भी प्रोटोफिलामेंट्स हैं, करेक्ट। और ये सब किस चीज़ का, किस प्रोटीन का मिलकर बना हुआ है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का, करेक्ट। तो इस तरह से ये है स्ट्रक्चर सेंट्रियोल का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। और जिसके अंदर आप देखेंगे 9 पेरीफेरल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये 9 पेरीफेरल पर प्रेजेंट होते हैं और सेंटर में एक भी नहीं रहता, इसलिए हम इसको 9+0 का रेशियो देकर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे है सेंट्रियोल के बारे में। यहाँ पर फंक्शन, सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है? तो दोस्तों जब सेल डिवाइड होती है तो उस समय ये स्पिंडल फॉर्मेशन का काम करता है, और ये हमारी जो स्पर्मेटिड्स होते हैं जिससे स्पर्म बनता है, स्पर्मेटिड्स में के अंदर जो 2 सेंट्रियोल्स होती हैं, उसके अंदर जो एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। तो डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है वो मेडअप करता है एक्सियल फिलामेंट ऑफ स्पर्म फ्लैजेला। जो स्पर्म का जो एक्सियल फिलामेंट होता है, ठीक है, स्पर्म फ्लैजेला का एक्सियल फिलामेंट बनाता है। तो ये कुछ इसके फंक्शंस है जो कि आपको आपके नोट्स में भी आप अपनी बुक्स खोलकर देखेंगे वहाँ पर भी मिल जाएंगे। बट यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पज़ था इसकी स्ट्रक्चर को समझाना, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है, इसको कैसे बनाएंगे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इस तरह से बनाएं, फिर उसके बाद अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इस तरीके से बनाएं, ठीक है। आपस में कनेक्शन जोड़कर लास्ट में इस तरह का डायग्राम आपके सामने बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको समझा दिया है। सेंट्रोसोम के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं, सेंट्रोसोम होता क्या है, ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा। Hold me close till I get up. Time is barely